हाँ जी, सो ये भी हमने कर लिया है। देन इसके बाद हमारे पास आइसोटोप्स। ठीक है, ये वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए न्यू हो या हो सकता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? In nature, a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass numbers. For example, take the case of hydrogen atom. चलिए ये अभी बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आइसोटोप्स की डेफिनेशन है वो एलिमेंट्स, ठीक है, दोज एलिमेंट्स which have same atomic number but different mass numbers। ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, सो नाउ फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट हैज 3 atomic species, namely protium, deuterium and tritium। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि आपके पास, लेट मी शो यू, ये देखिए एक तो आपके पास ये है। ठीक है, सो 1H1 एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक नंबर होता है नीचे वाला, मास नंबर होता है ऊपर वाला। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर इज 1, देन H एंड देन 1। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे है 1H2। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है। यहाँ पे है 1H3। सो यहाँ पे भी आपके पास एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 3 है। तो ये क्या चीज है? ये हाइड्रोजन एटम के कुछ स्पीशीज हैं। ठीक है, एंड ये इनके जो नाम है वो क्या क्या है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, सो प्रोटियम में 1H1, ड्यूटीरियम में 1H2 एंड ट्रीटियम में 1H3। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोटियम को, ड्यूटीरियम को और ट्रीटियम को हम कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, या एक एलिमेंट की वो स्पीशीज जहां पे आपके पास एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम बोल देते हैं आइसोटोप। यानी कि आइसोटोप्स का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, जिसमें के एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात। चलिए जी, सो आइसोटोप्स की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। The atomic number of each one is 1, but the mass number is 1, 2 and 3 respectively. Other such examples are carbon। ठीक है, कार्बन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे है 6C12 एंड 6C14। ओके, देन अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पे है 17Cl35 एंड 13Cl37। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, चलिए, on the basis of these examples, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number। Isotopes की definition क्या है? Isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers। Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atoms, namely protium, deuterium and tritium। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आइसोटोप्स हैं उन जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स हैं जिसका के नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। चलिए, सो ये हमारे पास आइसोटोप्स की डेफिनेशन हमने पता कर ली। अब एक बार इसको फाइंड आउट करने का भी तरीका देख लेते हैं। चलिए, many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotope of an element is a pure substance. The chemical properties of the isotopes are similar, but their physical properties are different from each other। So यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमें मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स में मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हाइड्रोजन मिलेगा तो हाइड्रोजन हमें
सिर्फ प्रोटियम नहीं मिलेगा, सिर्फ ड्यूटेरियम नहीं मिलेगा और हमें सिर्फ ट्राइटियम नहीं मिलेगा, वो हमें इसके कॉम्बिनेशन में मिलेगा, ठीक है, इसके मिक्सचर में मिलेगा। हाइड्रोजन जो होगा उसके अंदर ये तीनों चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी। ओके, सो ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है, आयरन नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, कॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सिमिलर रहती है और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट रहती है, यानी कि ये केमिकली रिएक्ट तो सिमिलरली करेंगे लेकिन दिखने में ये थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फॉस्फोरस के बारे में बताता हूँ, फॉस्फोरस का जो एलिमेंट नेम है, ठीक है, वो तो हो गया फॉस्फोरस। सिंबल कितना, जो उसका सिंबल है वो क्या है, पी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस की, तो वो हमें व्हाइट कलर में भी मिलता है और वो हमें रेड कलर में भी मिलता है, ठीक है। जब हम उन्हें केमिकली रिएक्ट कराएंगे तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे, ठीक है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, यानी कि या तो वो दिखने में डिफरेंट होंगे या फिर टेम्परेचर के साथ जो उनका रिएक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मॉइस्चर के साथ जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमेशा सेम ही रही, ठीक है जी। चलिए, देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन के बारे में। Chlorine occurs in nature in two isotopic forms. The mass is 35 units and 37 units in the ratio of 3:1. अब क्लोरीन जो है वो हमें नेचर में टू फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है, और उनके जो मास है वो क्या होते हैं 35 यूनिट्स एंड 37 यूनिट्स, और उनकी रेशो होती है 3:1, यानी कि अगर 35 यूनिट्स के 3 पार्ट्स होंगे तो 37 यूनिट्स के सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट होगा। Obviously the question arises, what should we take as the mass of chlorine atom? तो अब इससे ये भी सवाल खड़ा होता है कि हम क्लोरीन एटम का फिर मास क्या लें। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element. If an element has no isotopes, then the mass of the atom would be the same as the sum of protons and neutrons in it. But if an element occurs in isotopic forms, then we have to know the percentage of each isotopic form, and then average mass is calculated. अब इसका मतलब क्या हुआ इस पैराग्राफ का? इस पैराग्राफ का मतलब ये था कि अगर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता है नेचर में जो कि आइसोटोपिक फॉर्म में नहीं होता और हमें उसका मास नंबर बताना है, हमें उसका एटॉमिक मास बताना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट अपने आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेके उसका एटॉमिक मास नहीं बता सकते, ठीक है। हमें जो ईच आइसोटोपिक फॉर्म है उसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी और फिर उसका एवरेज मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया? यानी कि मान लो कि आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में सॉरी वी डोंट हैव हाइड्रोजन, लेट्स से कि वी हैव एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम में हमें पता चला कि उसके तो कोई आइसोटोप ही नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करेंगे, कितने हैं? 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कैलकुलेट करेंगे, वो कितने हैं? 14। दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 27 यूनिट्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? हम पहले उसकी परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसके मास को एवरेज कर देंगे। वो किस तरीके से होता है आपको यहाँ पे दिया गया है। पहले तो मुझे आप अपनी बुक्स में देख के बताओ कि आप लोगों की बुक्स में ये जो कैलकुलेशंस हैं ये अच्छे से दी हुई हैं, बीच में प्लस मल्टीप्लिकेशन है या गायब है? क्योंकि लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स की बुक थी, उनमें प्लस एंड मल्टीप्लाई नहीं था। है। आपके उसमें है? ओके फाइन। अंश आप में भी है?
सर मैंने अभी ठीक है जी, फाइन। ओके, सो एवरेज मास हम कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 यूनिट्स एक क्लोरीन की टाइप थी, 37 यूनिट्स एक क्लोरीन की टाइप थी। ठीक है, 35 एंड 37। फिर हमने यहाँ पे कहा था कि ये 3:1 रेशो में होते हैं। ठीक है, 3:1, तो 3:1 रेशो का मतलब क्या हुआ, 75% एंड 25%। कोई डाउट तो नहीं है, 25 इंटू 3 75। ठीक है जी, हाँ जी रिया, समझ आ रहा है, नहीं समझ रहा है। 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 3 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 25 75 है ना, तो यानी कि 25 इंटू 3 कितना होता है 75। ठीक है, तो 37 यूनिट्स का हमने 1 यूनिट लिया और 35 यूनिट्स के हमने 3 यूनिट लिए। ठीक है, 3:1 रेशो है ना, तो रेशो के हिसाब से हमने 75% हो गया और 25% हो गया। फिर हमने इनको कैलकुलेट किया। ठीक है, जब हमने आगे कैलकुलेट किया तो 35 इंटू 75 बाई 100 का आंसर हमें क्या मिला, 105/4। 37 इंटू 25 बाई 100 का आंसर हमें क्या मिला, 37/4। दोनों का हमने एलसीएम लेके कैलकुलेट किया, आंसर आया हमारे पास 142 डिवाइडेड बाय 4। और जब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 35.5 यूनिट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं आइसोटोप्स को। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें कि आपको इस तरीके से एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको एटॉमिक मास लर्न करने हैं। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में वो आपको लर्न करना है, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेशंस आपको नहीं निकालनी है, ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, सिर्फ एक ओवरव्यू दिया। ठीक है, टेंशन नहीं लेने से। चलिए अब इससे नेक्स्ट में आते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन ऑफ द क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 units. It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotopes of the chlorine and the average mass is 35.5. So यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन करके जब हमने आंसर 35.5 निकाला है, तो आपको ये बताने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 यूनिट्स होता है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन आइसोटोपिक फॉर्म में होता है तो हम एक एवरेज मास निकालते हैं। ये एटॉमिक मास नहीं है, ये एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक मास निकाला है वो एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास है, वो एग्जैक्ट मास नहीं है। एग्जैक्ट में हम 35 वाले का अलग से निकालेंगे। ठीक है, और जो 37 यूनिट्स वाला है उसका हम अलग से निकालेंगे अगर हमें एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन जो है वो दोनों के मिक्सचर के फॉर्म में होता है, इसीलिए हमने दोनों का एवरेज मास निकाल लिया। ठीक है जी, करेक्ट। चलिए अब हमारा रह गया है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है हमारे पास आइसोबार्स, लेकिन उससे पहले हम आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। और आप लोगों की जो क्लास है वो थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी आज, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, एंड आपकी मैथ्स की क्लास अभी है नहीं है, तो आप लोगों को कोई ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशंस कर लेते हैं। अब जो हमने आइसोटोप्स पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या है। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, normally we are not concerned about taking a mixture. But some isotopes have special properties which find them useful in various fields, so some of them are. अब जैसे कि हमने पढ़ा, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। इसीलिए किसी किसी एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो हमारे लिए
बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। कैसे? एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यूरेनियम का एक आइसोटोप है, उसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ओनली जो U235 है या फिर U237 है या फिर U238 है, उन सभी को हम एज अ फ्यूल लेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, किसी भी एक को लेंगे। ठीक है, जो भी हमारे लिए बेस्ट सुटेबल हो। An isotope of cobalt, which is C60. Okay, an isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. ठीक है, then an isotope of iodine is used in the treatment of goiter. ठीक है, तो ये तीन इनके uses हो गए। अब हम next part में आते हैं जो कि है isobars. Let us consider two elements, calcium, the atomic number is 20 and argon atomic number 18. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? आइसोटोप्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आइसोबार्स। आइसोबार्स में हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स लिए, एक है हमारे पास कैल्शियम, एक है हमारे पास आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18. The number of elements in these atoms is different, but the mass number of both the elements is 40. इन दोनों ही एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो इनके मास नंबर्स हैं वो सेम है। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। इसी वजह से इन दोनों का जो मास नंबर है वो भी सेम आ रहा है। Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. ठीक है, so definition isobar की क्या हुई? Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. ठीक है, अब ये आइसोटोप से डिफरेंट कैसे हैं? देखो, आइसोटोप की जो डेफिनेशन है उसमें क्या थी? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है? आइसोबार्स में क्या लिखा है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, जो आइसोटोप होते हैं वो सेम एलिमेंट्स में होते हैं, सेम एटम्स में होते हैं। जो आइसोबार्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स में होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये। दूसरा यहाँ पे लिखा है विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप में जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। देन विच हैव द सेम मास नंबर। जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोबार्स में मास नंबर सेम होते हैं। ठीक है, आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, सो ये इनके डिफरेंस है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये आपको? चलिए अब आप इसको पढ़िए, कोई भी डाउट है तो मुझसे अब आप पूछ सकते हो।